सा टॉपिक है, वो टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र का कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम का कंसेप्ट और उसके कंपोनेंट्स। तो देखिए, जो इकोसिस्टम जो होता है, उस इकोसिस्टम का कंसेप्ट सबसे पहले टेंसले ने दिया था, ऑर्थर जॉर्ज टेंसले। और टेंसले ने ये बताया था कि इकोसिस्टम क्या है। और सबसे पहले जो इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ किया वो भी टेंसले ने ही किया था। अब देखिए, जो इकोसिस्टम है उसमें किसी भी जगह का, जिस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, उस जगह के सारे जो जैविक और अजैविक घटक वो सभी उस इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं। जैविक और सभी अजैविक घटक, समस्त जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक हम सब जानते हैं कि जैविक घटक जो हैं वो पादप और जंतु हैं, जबकि जो अजैविक घटक हैं उसमें संपूर्ण पर्यावरण आ जाता है, संपूर्ण सराउंडिंग आ जाता है। जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि निर्जीव है और जो कि इन सजीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रही है, सूक्ष्म जीव हम और यहाँ लिख देते हैं, वो सारी चीज़ जो हैं वो उसमें आ जाती हैं, अजैविक में आ जाती है। तो किसी भी जगह के जैविक और अजैविक घटक जो हैं वो मिलकर के उस जगह का पारितंत्र बनाते हैं। जैविक प्लस अजैविक घटक, ये सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है। किसी भी स्थान के जैविक और अजैविक घटक मिलकर उस पर्टिकुलर जगह का पारितंत्र बनाते हैं। अब जो पारितंत्र है वो पारितंत्र की साइज़ क्या हो सकती है? पारितंत्र की साइज़ एक छोटी वाटर ड्रॉप से लेकर के, और एक पूरा जो समंदर है, पूरा जो ओशियन है, वो ओशियन साइज़ का पारितंत्र हो सकता है। अब उसमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें अगर उनका पालन करते हैं तो एक छोटी ड्रॉप भी इकोसिस्टम हो सकती है और ओशियन भी इकोसिस्टम हो सकता है। अब जो पारितंत्र है, इस पारितंत्र के कंसेप्ट वगैरह और हम और क्लियरली देखें और कुछ बताएं इसके बारे में, हम बताएं कि क्या चीज़ पारितंत्र हो सकती है, कौन सी जगह पारितंत्र हो सकती है। तो उसकी कुछ बातें हैं उसके कंसेप्ट को समझने के दौरान। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए आकार, साइज़। एक कन्फ्यूजन है कि पारितंत्र का आकार कितना बड़ा हो सकता है, उसकी साइज़ क्या हो सकती है। तो ऐसा आकार पारितंत्र का होता नहीं है। मैंने आपसे बताया, एक छोटी वाटर ड्रॉप भी एक पारितंत्र हो सकती है, एक तालाब भी पारितंत्र हो सकता है, एक समंदर भी पारितंत्र हो सकता है, एक घास का मैदान भी पारितंत्र हो सकता है। अगर उसमें हम क्लियर कट ये डिफाइन कर पाए कि यहाँ ये तो घटक जैविक घटक हैं, ये घटक अजैविक घटक हैं, है ना, और उसमें पोषण की श्रृंखलाएँ क्लियर कट हमको नज़र आ रही हैं, और ऊर्जा का ट्रांसफ़र अगर उसमें हो रहा है, एनर्जी शिफ्टिंग अगर हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो जगह है ये पारितंत्र के रूप में डिफाइन इनको कर सकते हैं। फिर देखिए, पारितंत्र जो होते हैं उनमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलता है। यानी पारितंत्र किसी भी समय में अपना अस्तित्व रखता है। इसका पास्ट हो सकता है, इसका फ्यूचर हो सकता है। पूरी तरह से कोई पारितंत्र समाप्त नहीं होता है, या आपने जब देखा तभी पारितंत्र बना हो, ऐसा नहीं है। पारितंत्र का एक पास्ट होगा, इसका एक फ्यूचर भी हो सकता है। अब फ्यूचर कितना लंबा हो, पास्ट कितना लंबा हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका एक फ्यूचर या पास्ट होता है। फिर पारितंत्र स्थिर या अस्थिर प्रकार का हो सकता है। या तो पारितंत्र स्थिर हो सकते हैं या पारितंत्र अस्थिर हो सकते हैं। तो स्थिर पारितंत्र जो होता है वो एक बहुत ही वर्षों के बाद आने वाली स्थिति है। तो बहुत ही लंबे हज़ारों सैकड़ों वर्ष आते हैं तो पारितंत्र के अंदर स्थायित्व आता है। अदरवाइज जब पारितंत्र बनना शुरू करता है, जब किसी जगह इकोसिस्टम का फॉर्मेशन शुरू होता है, कहीं कम्युनिटी डेवलप होना शुरू होती है, तो वहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। और उतार चढ़ाव के आने के साथ साथ चलता रहता है। वो खुद को रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है, जिसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। और अंततः एक
क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में, क्लाइमेक्स इकोसिस्टम के रूप में ऊपर आगे जाकर डेवलप होता है। अब जो अगला जो पॉइंट है इकोसिस्टम का पार्ट, वो है इसके कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में आप ये देखिए, जैसे हमने देखा कि अभी जैविक और अजैविक घटक, जैविक घटक मतलब जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, पादप, ये सब उसके जैविक घटक है ना। तो अगला जो उसका बिंदु है वो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में पादप जो होते हैं वो हमेशा उत्पादक के रूप में होते हैं, जो जीव जो होते हैं वो हमेशा उपभोक्ता के रूप में होते हैं। जो जीव हैं वो पादप के बनाए हुए भोजन का क्या कहते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो वो तो कंज्यूमर्स होते हैं, और ये जो है प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो प्लांट्स हैं वो सन की तो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आगे कंज्यूमर्स को शिफ्ट होता है, कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र होता है। फिर देखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये भी इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक ऊर्जा का ट्रांसफ़र करना, किस तरह से उत्पादक में ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है और वहाँ से वो उपभोक्ता में उस एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। उपभोक्ता जो है वो भी हम आगे देखें, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता के भी अलग अलग लेवल्स हैं, तो उस लेवल्स के अकॉर्डिंग वो जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, तो इसको हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। और खाद्य जाल जो होता है वो इसी अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ जो प्रकृति के अंदर ऑपरेट होती रहती हैं, उन सभी खाद्य श्रृंखलाओं का एक संयुक्त स्वरूप होता है, जो कि आपस में नेटवर्क के रूप में जुड़ी हुई रहती हैं और पारितंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है। फिर देखिए एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह। अब जो ये जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह ही हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर वन वे एक एनर्जी फ्लो होता है। उत्पादक जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी को ट्रैप करता है और उस एनर्जी को कंज्यूमर्स तक देता है, और कंज्यूमर जो है उस एनर्जी का यूज़ करके खुद का सर्वाइवल बनाए रखते हैं। खाद्य श्रृंखला की अगली जो कड़ियाँ हैं, उन कड़ियों को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। फिर होते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड या पायरेमिड्स कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से इको सिस्टम के जो घटक हैं वो घटक किस तरह से व्यवस्थित हैं पारितंत्र में, उसी को बताने के लिए पारिस्थितिकी पिरामिड्स होते हैं। इन पिरामिड्स को हम अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच में एक रिलेशन बताते हैं। ये इन्वर्ट भी हो सकते हैं, ये सीधे भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कैसा होगा ये हम पीछे देखेंगे जब हम उसकी स्टडी करेंगे कि किस तरह का पिरामिड किस तरह का पैटर्न शो करेगा। चार्ल्स एल्टन ने इनको सबसे पहले बताया था। एल्टोनियन पिरामिड्स भी हम इनको कहकर बताते हैं। अगला जो बिंदु है वो न्यूट्रिटिव जो पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनकी साइक्लिंग, चक्रण। प्रकृति में पोषक पदार्थ जो है उनका लगातार मूवमेंट होता रहता है। पौधों के द्वारा फूड के रूप में उत्पादकों तक पोषण का ट्रांसफ़र होता है। उत्पादक फिर अगले उत्पादकों उपभोक्ता जो है वो अगले उपभोक्ता को देते हैं। प्लांट्स उत्पादक हैं और जो जंतु है वो उपभोक्ता हैं, तो उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर ट्रांसफ़र होता है। ये उपभोक्ता जो है फर्दर इसको आगे की ओर मूव करते रहते हैं, आगे की ओर चलाते रहते हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है, चाहे उत्पादकों की और उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है, तो जो पोषक पदार्थ होते हैं पुनः वातावरण के अंदर मुक्त कर दिए जाते हैं, पुनः ये वातावरण के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो पोषक पदार्थ हैं ये पुनः वापस प्लांट्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, पुनः प्लांट्स के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, पुनः एनिमल्स के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक चक्रण चलता रहता है, पोषक पदार्थों का एक चक्रण चलता रहता है, साइक्लिंग होती रहती है। ये साइक्लिंग भी जो है वो भी इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोसिस्टम का एक कंपोनेंट के रूप में हम इस साइक्लिंग को बताते हैं। अगर साइक्लिंग होती है तो हम ये कहते हैं कि इकोसिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये इकोसिस्टम के
मुख्य बिंदु हैं जो इकोसिस्टम की होने की एक परिभाषा जो बताते हैं कि आकार हो, दूसरे इकोसिस्टम से रिलेशन हो, होमियोस्टेसिस हो, उनका एक वितरण हो, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन हो कि उनका भविष्य बहुत हो सकता है, उनमें सक्सेशन मिले, अनुक्रमण उनके अंदर मिले, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करे, अंततः एक फाइनल कम्युनिटी बने, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बने। उनमें स्पेशल उनके कंपोनेंट्स हों जो कि उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में होते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल उनमें पाया जाए, एक सुस्पष्ट एनर्जी फ्लो उनमें पाया जाए, उनको उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको पिरामिड्स के रूप में हम शो कर सकें और उनमें क्लियर कट पोषक पदार्थों का चक्रण पाया जाए।